जय श्री राम। आज हम नीट 2021 कोड P3 है और जो 12 सितंबर 2021 में हुआ उसके फिजिक्स पार्ट को सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन. An electron is moving with a speed of 10 power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter. At an instant, calculate the magnitude of force experienced by the electron at that instant. तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या है कि एक करंट कैरिंग का कंडक्टर है जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। वहाँ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और तो इलेक्ट्रॉन 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अभी देखो हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द करंट क्या होगा, B = μ0/4π2IR होता है। तो इस पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। μ0 की वैल्यू होता है 4π × 10⁻7 डिवाइडेड 4π, 2I की वैल्यू 5 एम्पियर है डिवाइड बाई R है वो 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10⁻2 मीटर आ जाएगा। तो B की वैल्यू आएगा 5 × 10⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसमें P क्यू कंडक्टर है, P से Q के डायरेक्शन में करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ही है जो करंट के डायरेक्शन में ही v वेलोसिटी 10⁻5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आप इसको जो है राइट हैंड पाम रूल से फाइंड कर सकते हैं। R दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 20 × 10⁻2 मीटर है। यहाँ मिस्टेक एरर हुआ है, सेंटीमीटर हो गया तो ये मीटर में है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब है। I 5 एम्पियर है, वेलोसिटी 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विथ मूविंग वेलोसिटी v, तो F = होगा E × V क्रॉस B। V और एंगल बिटवीन B और V के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हो गया EVB sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है तो F की वैल्यू होगा EV × B। E की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 और वेलोसिटी दिया है V की वैल्यू 10 पावर 5 और B की वैल्यू है 5 × 10⁻6 तो आ गया 8 × 10⁻−20 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब 7 वाला क्वेश्चन है। इफ़ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E divided G has the dimension find करना है E/G का। अब देखिए इसमें डायमेंशन ऑफ एनर्जी होता है E = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का m L/T⁻2 होता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट का L होगा तो एनर्जी का होगा m L² T⁻2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से F फाइंड करेंगे G × m1 m2/r²। तो G हो गया F × r² डिवाइड बाई m1 m2। अब यहाँ से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल लेंगे। डायमेंशन G हो गया, फोर्स का m L/T⁻2 हो गया, r का डिस्टेंस L² हो गया डिवाइड बाई m × m हो गया तो ये हो गया m⁻1 L³ T⁻2। तो डायमेंशन ऑफ E/G क्या होगा, डायमेंशन ऑफ E रख दिए ऊपर m L² T⁻2 डिवाइडेड बाई m⁻1 L3 T⁻2। अब इसमें कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या m² L⁻1 T⁻0। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है लेंस ऑफ
large focal length and large aperture best suited as the objective of an astronomical telescope। मतलब कि टेलीस्कोप में जो है जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एपर्चर ज़्यादा और फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, किस लिए होता है? तो पहला है लार्ज एपर्चर कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। तो अगर लार्ज अपर्चर है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है इमेज की, क्योंकि क्वालिटी ऑफ इमेज जो है डिपेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रे कलेक्ट हो जाए, कलेक्ट हो जाए ऑब्जेक्टिव के लेंस द्वारा। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रे उसमें जो है एंटर करे, मतलब मिनिमम रिफ्लेक्शन हो और मैक्सिमम लाइट रे ट्रांसमिटेड टू द लेंस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे लेंस से पास हो और रिफ्लेक्शन कम हो तो उसकी क्वालिटी सबसे अच्छा होता है। तो ज़्यादा अपर्चर होगा तो ज़्यादा अमाउंट में लाइट को जो है कलेक्ट करता है, तो इसलिए उसका अपर्चर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव एंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर। अगर उसका ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर कलेक्ट करेगा। तीसरा है लार्ज एपर्चर प्रोवाइड द बेटर रिजोल्यूशन भी। अगर रिजोल्यूशन भी एपर्चर पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिजोल्यूशन होता है वह होता है A/1.22 लैम्बडा। तो ए अपर्चर होता है, ए ज़्यादा रहने से रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है। इसका ऑल द अबव, तो तीनों आंसर मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी distant object and produce an image that is larger than the image produced in unaided eye। टेलीस्कोप क्या होता है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम उपयोग करते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो वो जब दूर की वस्तुओं का जो टेलीस्कोप में इमेज प्रोड्यूस होता है वो बड़ा होता है जब हम बिना टेलीस्कोप के देखते हैं। तो मतलब जो इमेज आँख पे बनता है बिना टेलीस्कोप से, तो टेलीस्कोप यूज करने से उसका इमेज जो है बड़ा बनता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप फॉर्म्स अ रियल इमेज। अब टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रियल इमेज बनाता है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मतलब आई पीस जो होता है आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर बनता है। एंड इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। अब जो इमेज ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव द्वारा बनता है वो जो है आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। टेलीस्कोप जो है गैदर्स फार मोर लाइट देन आई। मतलब कि आँख से जितना कलेक्ट उससे ज़्यादा जो है टेलीस्कोप लाइट को, दूर की लाइट को कलेक्ट करता है। अलाउइंग डीम ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड। इसकी वजह से जो धुंधला ऑब्जेक्ट दिखता है, ऑब्जेक्ट जो सही नहीं, क्लियर नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, वो भी उसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छा दिखता है। एंड बेटर रिजोल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। इन टेलीस्कोप द रियल ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे। रियल ऑब्जेक्ट जो है दूर होता है। एंड द इंटरमीडिएट इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट बनता है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। द आई पीस मैग्नीफाइज द इंटरमीडिएट इमेज। और आई पीस क्या करता है कि जो इंटरमीडिएट इमेज होता है उसको मैग्नीफाई करता है। एंड इंटरमीडिएट इमेज द अमाउंट ऑफ लाइट अ टेलीस्कोप कैन कलेक्ट इंक्रीज विद द साइज ऑफ एपर्चर ऑफ। मतलब कि टेलीस्कोप जो लाइट कलेक्ट करता है, जितना करता है वो साइज के अनुसार बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा तो लाइट का कलेक्शन ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ लाइट कलेक्टेड मोर, ज़्यादा लाइट कलेक्ट होते हैं। तो मैग्नीफिकेशन एम क्या होता है? माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई। तो अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा। और रिजॉल्विंग टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप 1 डेल थीटा। डेल थीटा क्या होता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसकी वैल्यू होता है A/1.22 लैम्बडा। अब ए क्या है? एपर्चर और डायमीटर ऑब्जेक्टिव। और डेल्टा थीटा क्या है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो सो टेलीस्कोप विथ लार्जर ऑब्जेक्टिव अपर्चर हैज़ बेटर रिजोल्यूशन। अगर ज़्यादा उसका अपर्चर ज़्यादा है तो उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैचिंग है।
तो ये है मैच कॉलम है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इधर दिया है V1/3 यानी V/स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस, तो क्यू दिया है √3 RT/m। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल का 5/2 RT दिया है, R दिया है। डी में दिया है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक मोल, यहाँ पे ES करके 3/2 kBT दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है उसको हम VRMS बोलते हैं। VRMS क्या होता है? √3 RT/M। अब यहाँ पे कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है, गैस के मॉलिक्यूलर वेट है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस क्या होता है? P = 1/3 M इंटू कैपिटल N V/स्क्वायर अपॉन कैपिटल B। तो वेयर स्मॉल m क्या है? इज मास ऑफ अ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक गैस मॉलिक्यूल का मास है। n क्या है? कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम V। अगर हम लेट स्मॉल n को कैपिटल N बाई V सपोज करें तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मॉलिक्यूल कंसनट्रेशन। तो P इक्वल टू क्या होगा? 1/3 इंटू स्मॉल n इंटू N V/स्क्वायर। तो ये हो गया प्रेशर के लिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मॉलिक्यूल का कितना होता है? E = 3/2 kBT होता है। तो अब टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस क्या होता है? टोटल एनर्जी अगर फाइंड करोगे तो वो होता है 5/2 RT होता है, क्योंकि एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड मोल ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? N/2 kBT होता है। N क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अगर टोटल फाइंड करोगे तो RT में चेंज हो जाता है, तो हो गया 5/2 RT। यहाँ पे N = डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो डायटोमिक के लिए 5 होता है, तो 5/2 RT हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो इसका है A का Q होगा, B का P होगा, C का S होगा, D का R मैचिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या है? जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो अगर जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना है तो रिवर्स बायस में यूज करते हैं, करेक्ट है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ PN जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3, नहीं, पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच में होता है। तो इसमें पहला क्या है? ऑप्शन A इज इनकरेक्ट बट B इज करेक्ट। दूसरा है A एंड B बोथ आर करेक्ट। तीसरा है A एंड B बोथ आर इनकरेक्ट। चौथा है A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है। तो देखिए जेनर डायोड होता क्या है? जेनर डायोड, द डायोड विच ऑपरेट्स इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन विथ अ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज इज कॉल्ड जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? ऐसा है डायोड होता है जो रिवर्स बायस में काम करता है और जो एक वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम। जेनर डायोड हैज रिवर्स करंट करेक्टरिस्टिक्स विच पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर वोल्टेज रेगुलेटिंग पर्पज, जिसका उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है? इन द वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई the output voltage is constant and it is independent of variation of input supply voltage and load resistance। मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन जो आउटपुट वो हर समय कांस्टेंट रहेगा, चाहे लोड रेजिस्टेंस बढ़ जाए या इनपुट सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाए। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए कांस्टेंट करंट के कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए तो हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, जिसमें जेनर डायोड का यूज़ किया जाता है। और पोटेंशियल बैरियर लाइज बिटवीन 0.3 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट। तो फॉर सिलिकॉन के लिए PN जंक्शन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है। आपने हमें सुना, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जय हिंद, जय भारत।